एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सम्स पर। इस वीडियो के माध्यम से आप कहानी उसने कहा था इसके तीसरे, चौथे और पांचवें भाग को पढ़ेंगे। आपको पता है कि ये कहानी 5 भागों में बटी हुई है। तो इससे पहले वाली वीडियो में आपने भाग 1 और 2 को कम्प्लीटली पढ़ा है और अब इस वीडियो में आप 3, 4, 5 ये तीनों पार्ट को इसी वीडियो में पढ़ेंगे और ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर से। जिस तरह मैंने समझाने का प्रयास किया है, अगर आपने उसी तरह समझ लिया तो मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से जितने सारे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो आप उसका उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम शम्स कमर है एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद शम्स। दिस इज़ एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का तीसरा भाग कुछ इस प्रकार शुरू होता है कि दोपहर रात गई है, दोपहर ख़त्म हो गई है और अब रात हो गई है। मैं एक एक लाइन को पढ़ के सुनाता हूँ, आप बिल्कुल एकाग्रता के साथ इसे सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी इसे काट के आगे बढ़ा दिया, स्किप कर दिया वीडियो को, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में नहीं आएगा। सो आप इस वीडियो को एक एक सेकेंड तक अच्छे ढंग से देखिए। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। दोपहर ख़त्म हो गई है, अब रात हो गई है, अंधेरा भी हो चुका है, सन्नाटा भी छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक ब्रांड को तोड़कर सो रहा है। एक बार फिर समझिए इसे कि दोपहर ख़त्म हो चुकी है, अब रात आ गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह, इससे पहले वाले पार्ट में आपने पढ़ा था बोधा सिंह के बारे में कि इसकी तबीयत ख़राब थी। तो ये खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर, खाली बिस्कुट के 3 टिन कहने का मतलब ये हुआ कि आपके घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग होंगे तो आप उनसे पूछेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पहले के ज़माने में बिस्किट जो है ये टिन में पैक होकर आते थे। अब प्लास्टिक में होती है, लेकिन पहले टिन में होता था। तो वही बात यहाँ पर कहा गया कि बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिन को इकट्ठा करके उन पर अपना 2 कंबल बिछाया और लहना सिंह का 2 कंबल बिछाया। ऊपर से एक ब्रांड कोट ओढ़कर सो रहा है और लहना सिंह पहरे पर खड़ा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है। एक आंख जो है लहना सिंह का, ये खाई के बिल्कुल शुरू पॉइंट पर है और एक आंख जो है बोधा सिंह के दुबले शरीर पर है। मतलब एक नज़र खाई के मुंह पर है, दूसरा बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। उसके बाद बोधा सिंह कराहा, बुखार जब रहती है तो एक अलग प्रकार की परेशानी होती है, कराहना चिल्लाना ये होता ही है नॉर्मल। तो लहना सिंह कहते हैं, क्यों भाई, क्यों बोधा भाई, क्या है? तो आगे बोधा सिंह कहते हैं, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगा कर पूछा। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगा करके पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। पानी पीकर बोधा सिंह ने कहा कि कपनी छूट रही है, मतलब थरथरी हो रही है। जब अधिक ठंडी लगती है तो इंसान जो है, मनुष्य कांपने लगता है। उसी को यहाँ पर कपनी कहा गया कि कपनी छूट रही है और रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत जो है ये बज रहे हैं, अधिक ठंडी के कारण दांत बज रहे हैं। तो लहना सिंह कहते हैं, अच्छा मेरे जर्सी पहन लो। तो बोधा सिंह कहते हैं, और तुम? तो लहना सिंह फिर कहते हैं कि मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। लहना सिंह कहते हैं कि मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। उसके बाद तो बोधा सिंह कहते हैं कि ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। बस इतना सब बोल रहा था कि लहना सिंह ने कहा, हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मैम। यहाँ पर मैम होगा, ओके। तो लहना सिंह ने कहा कि हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है,
जर्सी एक प्रकार का लिबास होता है, ड्रेस होता है जो पूरा बॉडी को कवर कर लेता है और काफ़ी मोटा भी होता है। तो लहना सिंह ने कहा कि मेरे पास एक गरम जर्सी है जो आज सवेरे ही विलायत से बुन कर भेजी है मैम ने, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना जो है मतलब लहना सिंह अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। ओके, तो बुधा सिंह ने कहा सच कहते हो? तो लहना सिंह ने कहा कि और नहीं तो क्या, झूठ। यूँ कहकर ना ही करते बुधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी। तो बुधा सिंह ना करते रह गया, लेकिन लहना सिंह ने उसे ज़बरदस्ती अपनी जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट मतलब खुद जो है खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा मतलब कहानी जो है ये केवल कथा थी। ऊपर लहना सिंह ने कहा था ना कि मुझे जो है विलायत से मेम जो है जर्सी बुनकर भेज रही है, तो ये उनको झूठ कहा था एक प्रकार से कि वो पहन लेगा कपड़ा। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर इनकी ये विशेषता जाहिर होती है, विशेषता प्रकट होती है ये लहना सिंह की कि काफ़ी अच्छी इंसान है ये। तो आगे देखिए, आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई। खाई मतलब जहाँ पर वो सैनिक लोग छुपे थे। आधा घंटा बीतने के बाद इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार का नाम था हजारा सिंह। खाई के मुंह से आवाज़ आई कि सूबेदार हजारा सिंह। तो हजारा सिंह कहते हैं कौन? लेफ्टिनेंट साहब। लेफ्टन मतलब लेफ्टिनेंट, आपको पता होगा कि फौजी में लेफ्टिनेंट भी होता है। तो कहते हैं हुकुम हुजूर। ये कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। फौजी सलाम समझते हैं आप, देखे होंगे आप, फौजी जो सलाम करते हैं। उसके बाद वो जो जिसने आवाज़ लगाई थी उसने कहा देखो इसी दम धावा करना होगा, मतलब इसी वक्त जो है इसी टाइम जो है हमला करना होगा। तो फिर वही मतलब लेफ्टिनेंट जो है वो कहते हैं कि मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। मतलब जो मील भर की दूरी पर यहाँ से उस खाई से जहाँ पर सैनिक लोग हैं, तो इससे मील भर की दूरी पर, तो आपको पता होगा कि मील में कितना किलोमीटर होता है। काफ़ी आसान प्रश्न है ये, इसका उत्तर आप मुझे बताना कि एक मील में कितना किलोमीटर होता है। ओके, अगर आपको पता नहीं है तो भी आप पूछ सकते हैं, ज़रूर आपको आंसर मिलेगा। तो लेफ्टन मतलब लेफ्टिनेंट साहब ये कहते हैं कि मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, जर्मनी के लोगों की खाई है। उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे रास्ता बता रहे हैं कि इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े करके आया हूँ। लेफ्टन कहते हैं कि यहाँ जो है इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ पर मैं 15 जवान खड़े करके आया हूँ। तुम यहाँ जो है 10 आदमी को छोड़ करके, सूबेदार को कहते हैं कि तुम यहाँ 10 आदमी को छोड़ करके सबको साथ लेकर उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। उनसे खंदक छीन लेना और वहीं डटे रहना, वहीं पर रहना जब तक दूसरा हुक्म नहीं मिले। और हम यहाँ रहेगा, लेफ्टिनेंट कहते हैं कि हम यहाँ रहेगा। आपको लेफ्टिनेंट का मतलब समझ में आता होगा, ये सिख लोग हैं, कुछ इनका लैंग्वेज भाषा जो है अलग तरह का होता है। लेफ्टिनेंट मतलब वही लेफ्टिनेंट। ओके, तो सूबेदार जी कहते हैं जो हुक्म है। आगे कहते हैं, आगे देखिए क्या हुआ कि चुपचाप सब लोग तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा, वही बोधा सिंह जो बीमार है। तो ये भी क्या किया कि कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। ओके, आगे देखिए। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे? लहना सिंह जो है इतनी बातों को समझ करके चुप हो गया। अब ये पीछे जो बोला कि 10 आदमी को छोड़ करके बाकी सबको ले जाओ, तो बात मंथन होने लगे कि पीछे कौन आदमी रहेगा, पीछे 10 आदमी कौन कौन रहेंगे। इस पर बड़ी हुज्जत हुई, आपस में सबसे बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना ना चाहता था, सब कहता था कि हम भी जाएंगे। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया, सभी सैनिकों को लाइन में खड़ा किया। तो लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास, लेफ्टिनेंट मतलब लेफ्टिनेंट साहब
लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। ओके, आगे देखिए। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। होता है आमतौर पर ऐसा कि समझने के बाद किसी को चुप करके बोला जाता है, इसीलिए आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया कि ये जो है हमारे लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लहना सिंह मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए। इसके जो लेफ्टिनेंट साहब थे उनके पट्टियों वाले बाल थे, लेकिन इनका बाल जो था ये कुछ अलग टाइप का था। ठीक है, तो लहना सिंह जो है उनका माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के जैसे कटे बाल ये कहाँ से आ गए। तो शायद शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने ऐसा सोचा कि शायद शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। तो लहना सिंह ने जांचना चाहा, क्योंकि उन्हें संदेह हो गया था, उन्हें शक हो गया था कि ये हमारे लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। तो लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। जो लेफ्टिनेंट थे वो 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। तो यहाँ पर लोग जो 1 घंटे साथ में रहते हैं तो उनका व्यवहार पता चल जाता है। यहाँ पर ये 5 वर्ष साथ में है, तो इनके बारे में कितना परिचित होगा लेफ्टिनेंट से। ये जो लेफ्टिनेंट थे लहना सिंह के, ये 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। यहाँ तो लोग 2 घंटे में पता कर लेते हैं कि आगे वाले पर्सन का, आगे वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, और ये तो 5 साल से थे, तो इनको पता था इनके चरित्र के बारे में, तो उन्होंने इसलिए जांचना चाहा। ओके, आगे देखिए। तो जांचने के लिए लहना सिंह ने उससे कुछ सवाल पूछा कि क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। लड़ाई खत्म होने पर, ये तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि लड़ाई खत्म होने पर क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं है। तो आगे कहते हैं लहना सिंह, नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पार साल नकली लड़ाई के पीछे, ठीक है, हम आप जगाधरी ज़िले में शिकार करने गए थे। ये लहना सिंह कहते हैं उनको जांचने के लिए कि ये मेरा लेफ्टिनेंट साहब है कि नहीं है। इसलिए लहना सिंह कहते हैं कि शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पार साल, मतलब पिछले साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी ज़िले में शिकार करने गए थे। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं हाँ। उसके बाद तो वहीं लहना सिंह कहते हैं कि वहीं जब आप खोते पर सवार थे, खोते का मतलब आप गधा समझ सकते हैं। ओके, गधा होता है इसका अर्थ कि वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खान सामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था, तो बेशक पाजी कहीं का सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी। इतनी बड़ी नील गाय थी कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी। और आपकी एक गोली, ये लहना सिंह कहते हैं कि आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा आए। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। आगे देखिए। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। आगे देखिए, इसी जगह इनकी गलती पकड़ी जाती है। तो हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया। यहाँ पर लेफ्टिनेंट साहब कहते हैं कि लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे उसके सींग, और फिर पूछते हैं कि तुमने सिगरेट नहीं पिया। तो लहना सिंह कहते हैं कि पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। ये कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था
उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अब उसे पता चल गया था, तो उन्हें निश्चय कर लिया कि अब क्या करना चाहिए। तो अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया, मतलब कोई सो रहा था तो टकरा गया। तो कहते हैं कौन? वजीरा सिंह। तो हाँ क्यों लेना, हाँ क्यों लेना, क्या क़यामत आ गई? ज़रा तो आँख लगने दी होती। तो रास्ते में कोई टकरा गया था। आगे देखिए, इसी जगह कहानी का तीसरा भाग ख़त्म होता है। अब यहाँ से कहानी का अगला भाग शुरू होता है, चौथा भाग। होश में आओ, क़यामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। लहना सिंह कहते हैं कि होश में आओ, क़यामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। तो वजीरा सिंह कहते हैं क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए। वजीरा सिंह पूछते हैं कि लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए या कैद हो गए। अब कहानी को एक बार फिर से मैं समझाता हूँ इस जगह से कि वो जो जैसे लहना सिंह ने उनको जांच लिया तो उनको लगा था कि ये हमारे लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। तो दिया सलाई लेने के बहाने वो वर्दी में इसमें घुसा, खाई में घुसा, तो सोने वाले से टकरा गया। लहना सिंह जो है एक सोने वाले से टकरा गया। तो कहते हैं ये लहना सिंह कहते हैं कौन? वजीरा सिंह। तो वजीरा सिंह कहते हैं कि हाँ क़यामत आ गई। तो लहना सिंह कहते हैं कि हाँ क़यामत आ गई है और वो भी लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। आगे देखिए, तो वजीरा सिंह कहते हैं कि लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। सूबेदार, वजीरा सिंह कहते हैं कि सूबेदार इसका मुंह नहीं देखा। तो मैंने और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। लहना सिंह कहते हैं कि मैंने देखा, वो सूबेदार तो नहीं देखे हैं उनका मुंह, लेकिन मैंने देखा है और बातें भी की है उनसे। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, साला साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट भी दिया है। हाँ, तो अब वजीरा सिंह कहते हैं तो आगे लहना सिंह कहते हैं कि मारे गए, अब मारे गए धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो एक काम करो। पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। समझिए इस जगह ये लहना सिंह कहते हैं वजीरा सिंह को कि उठो और पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। तो वहाँ पर कीचड़ था, आपको पता होगा कि कीचड़ में पैर रखने के बाद वहाँ पर निशान हो जाता है। तो वजीरा सिंह को कहते हैं लहना सिंह कि पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। सूबेदार से कहो कि जल्दी से लौट आए। खंदक की बात झूठ है, जो उन्होंने लेफ्टिनेंट ने कहा था कि खंदक है, वहाँ पर जर्मन लोग हैं, 50 जर्मन हैं, तो ये सब बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। लहना सिंह कहते हैं कि जल्दी जाओ, देर मत करो, एक पत्ता तक न खड़के। आगे, हुक्म तो यह है कि यही। उसके बाद कहते हैं ऐसी तैसी हुक्म की। ये वजीरा सिंह कहते हैं कि हुक्म तो ये है कि यही रहें। तो लहना सिंह कहते हैं कि ऐसी तैसी हुक्म की ऐसी तैसी। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। लहना सिंह कहते हैं कि मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह का हुक्म, जो कि इस वक्त इस खाई में सबसे बड़ा अफसर है, ये मेरा हुक्म है, उसका हुक्म है। ठीक है, लहना सिंह कहते हैं कि ये मेरा हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। तो पर यहाँ तो तुम 8 हैं, 8 नहीं 10 लाख। वजीरा सिंह कहते हैं कि तुम यहाँ तो 8 हो। तो लहना सिंह कहते हैं कि 8 नहीं 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। लहना सिंह उसको तसल्ली देते हैं कि एक सिख जो होता है ये 1.25 लाख के बराबर होता है, जल्दी से चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया
उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर, बेल एक प्रकार का फल होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है। ओके, आगे देखिए। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर के 3 गोले निकाले। बेल मैंने बता दिया कि लगभग इतना बड़ा फल होता है, ठीक है। तो 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में से एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने लगा, ठीक है। इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक उठाकर लहना सिंह ने साहब की कहुनी पर तान कर दे मारा, ठीक। आगे देखिए। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा। अपनी बंदूक से एक बार उनके गर्दन पर मारा और साहब आह मेन गॉड कहते हुए चित हो गए, वही लेफ्टिनेंट। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर मतलब ढूंढ करके, वही तीनों गोला जो उन्होंने लगा रहा था, फिट किया था खाई में, तो उनको ढूंढ करके बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़े के पास लिटाया। दरअसल में वो लेफ्टिनेंट नहीं था, वो एक जासूस था, मैंने पहले बता दिया है। आगे देखिए। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी। तो जेबों की तलाशी ली और फिर क्या हुआ कि 3-4 लिफाफे और एक डायरी उनके जेब से निकली और उन्होंने निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी, वो जो बेहोश हो गए थे लेफ्टिनेंट साहब, कुछ देर के बाद उसकी मूर्छा हटी, मतलब वो होश में आया। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधरी के ज़िले में नीलगाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर उन्होंने पहले सवाल पूछा था कि मुसलमान जो जल चढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, मुसलमान जल नहीं चढ़ाते हैं, ये सिखों को पता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो लेफ्टिनेंट साहब ने कहा था ना कि हाँ, तो उसी जगह उसकी कमज़ोरी पकड़ी गई थी। तो लहना सिंह व्यंग टाइप में, मजाक टाइप में उनसे कहते हैं कि मैंने ये सीखा है कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं और लेफ्टिनेंट ये गधे पर चढ़ते हैं। तो लेफ्टिनेंट गधा पर तो चढ़ेगा नहीं, इतनी बड़ी पदवी है, इतना बड़ा उनका क्या कहते हैं, उनको पद मिला है, तो ये गधे पर कैसे चढ़ेंगे? तो यही सब से उनकी कमज़ोरी को पकड़ लिया था लहना सिंह। पर यह तो कहो, लहना सिंह कहते हैं कि पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? उनसे मजाक करते हैं, ठीक है। ये लहना सिंह वो लेफ्टिनेंट से कहते हैं कि ये तो कहो कि ऐसी साफ उर्दू तुमने कहाँ से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिन डेम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते थे। तो आगे लहना सिंह ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। लहना सिंह उनके पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी, ऊपर से तलाशी ले लिया था। तो साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए, तो वही लेफ्टिनेंट साहब ने ऐसा लगा कि जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ अपने जेब में डाला। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना, मांझे आपने पढ़ा था पहले कि मांझे उनके गांव का नाम था, वही लहना सिंह के गांव का नाम। तो लहना सिंह कहता गया कि चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, औरतों को बच्चे होने के ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में
आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, नहीं तो सरकार खत्म कर देंगे उसे। सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पुलहू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में। इतना कह रहे थे। लहना सिंह कहानी कहा कि मेरे गांव में एक तुर्की मुल्ले आए थे, इन्होंने लोगों को भड़काया भी था और क्या कहते हैं ताबीज़ भी बांट रहा था, दवाई वगैरह भी बांट रहा था। तो मैंने उनको क्या किया, लहना सिंह कहते हैं कि मैंने उनकी दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर कर दिया था और कहा था कि जो मेरे गांव कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। आगे बोल ही रहा था लहना सिंह कि साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी, मतलब उनकी जो है मार दिया, उनको गोली लगी और वो मर गए। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? तो लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था। एक हड़का हुआ मतलब भटका हुआ, रास्ता भूला हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। बोधा सिंह को नहीं बताया और से बता दिया और सबसे बता दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना सिंह ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांध दी। साफा जो है ये सिख लोग पगड़ी बांधते हैं अपने सर में, आपने देखा होगा या शायद आपको पता होगा कि सिख लोग जो है ये पगड़ी बांधते हैं अपने सर पर, उन्हीं को साफा कहा जाता है। तो लहना सिंह ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांध दी। घाव मांस में ही था, गोली लगा था, तो पट्टियों के कसने से लहू खून निकलना बंद हो गया। आगे इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। 70 जर्मन सैनिक चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका। सिखों के बंदूक जो मतलब इन लोगों ने हमला किया तो पहले हमला को रोक दिया, दूसरे को रोका। और यहाँ थे 8, ये खाई में 8 थे। लहना सिंह तक कर मार रहा था, देख कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए था और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज़ क्या हुआ इस जगह? थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी का खालसा। वाहे गुरुजी की फतह पंजाबी लोग कहते हैं कि वाहे गुरुजी की फतह, वाहे गुरुजी का खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर ये जो जर्मन के लोग थे, सैनिक थे, ये 2 चक्की के पाटों में के बीच में आ गए। ओके, और पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान और आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। जब जर्मनी के सैनिकों ने गोली चलाना शुरू किया तो पीछे से ये वजीरा सिंह जो गए थे हजारा सिंह को बुलाने के लिए, सूबेदार को बुलाने के लिए, तो पीछे से वो भी आए और इधर से लहना सिंह आगे से, तो जर्मन जो है ये बीच में पड़ गए। तो उधर से चिल्लाते आए वो लोग कि वाहे गुरुजी का खालसा और वाहे गुरुजी की फतह। सिख लोग ऐसा बोलते भी हैं। तो एक किलकारी और अकाल सिक्खा दी फौज आई, वाह गुरुजी दी फतह, वाहे गुरुजी दा खालसा। अतः सत श्री अकाल पुरख। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए थे। 63 जर्मन लोग और सिख कितने मरे थे? तो 15 शहीद हुए थे। सिखों के 15 प्राण गए थे। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई थी। सूबेदार हजारा सिंह के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई।
लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया। घाव में जो है मिट्टी डाल दिया था और बाकी का साफा जो बचा हुआ था वो कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव लगा है। किसी को पता नहीं चला। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाणभट्ट की भाषा में दंत विनोपदेशाचार्य कहलाती है। आगे देखिए कि वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बोटों से चिपक रही थी। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर, मन मतलब जो मन होता है ना, एक मन, दो मन, तीन मन, यही कहते हैं कि वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। कितने मिट्टी मेरे पैरों से लग रही थी, मेरे बूटों से मतलब जूतों से लग रही थी, चिपक रही थी जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर, ये सूबेदार जो है लहना सिंह से सारा हाल सुनकर और कागजात को पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। इनके साथी लोग भी थे 3 मील की दूरी पर। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए। एक मामूली सी पट्टी जिसमें जो घायल थे उसको एक मामूली पट्टी बांधकर गाड़ी में लिटा दिए गए और दूसरी में लाशें रखी गई, दूसरी गाड़ी में लाश रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। और बुधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। ज्वर का मतलब बुखार। ये बुधा सिंह जो है ये बुखार में बर्रा रहा था, काफ़ी बुखार था उनको। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। लहना सिंह को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ये देखकर लहना ने कहा कि तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है। आपको पता होगा कि ये सूबेदार हज़ारा सिंह का बेटा है बोधा सिंह। तो लहना सिंह ने कसम दे दी कि तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ। तो इतनी बड़ी कसम दे दी तो उनको जाना पड़ा। तो सूबेदार हज़ारा सिंह कहते हैं कि और तुम? लहना सिंह कहते हैं कि मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। तो आगे सूबेदार कहते हैं अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। बोधा जो है गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। ये लहना सिंह कहते हैं कि सूबेदारनी को जब चिट्ठी लिखना तो मेरा मत्था टेक लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थी और सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए कि तुमने मेरे और बोधा मतलब उनके बेटा के प्राण को बचाए हैं। लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। उसने क्या कहा था? पूछा ले ये क्या कहते हैं उनको, सूबेदार हज़ारा सिंह पूछते हैं कि उसने क्या कहा था। सूबेदारनी के बारे में पूछा कि सूबेदारनी ने क्या कहा था। उसके बाद गाड़ी के जाते ही लहना सिंह उसी जगह ज़मीन पर लेट गया।
वजीरा पानी पिला दे। काफ़ी घायल था लहना सिंह भी, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं, छुपा कर रखा। गाड़ी जैसे गया तो लहना सिंह लेट गया और वजीरा से कहा, वजीरा पानी पिला दे। वजीरा उनके साथ में जो सैनिक थे, और मेरा कमर बंद खोल दे। तर हो रहा है मतलब भीग रहा है। आगे देखिए। इस जगह कहानी का चौथा पार्ट खत्म होता है। अब अगला पांचवा पार्ट और अंतिम पार्ट है ये, कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जब भी कोई मरने के करीब आता है, उनकी मृत्यु नज़दीक होती है, तो उन्होंने जो अपने जीवन में किया है वो सब एक झलक दिखाई पड़ता है उनको। ठीक है, ऐसा वेद और कुरान में भी लिखा हुआ है और बड़े लोगों का मानना भी है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। लेखक ने यहाँ पर कहा कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं जो उन्होंने की है, उनके साथ जो हुई है, वो एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। और लहना सिंह, इसी तरह लहना सिंह भी अपनी मौत के करीब है, तो उनकी स्मृति जो है अपने जीवन की, उनको याद आ रहा है कि लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। पहले आपने पढ़ा था, जब वो पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सालू का मतलब मैंने बताया था कि दुपट्टा होता है। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ, ये सब सारी बातें उनको स्मृति के प्रकार याद आती हैं। तो वजीरा सिंह पानी पिला दे। इतना याद आने के बाद भी तो कहते हैं लहना सिंह कि वजीरा सिंह पानी पिला दे। आगे 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर, देखिए सूबेदारनी ने क्या कहा था लहना सिंह को, अब इस जगह से स्पष्ट हो जाएगा कि 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमों की पैरवी करने वो अपने घर गया था। कौन? तो लहना सिंह। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है। फौज जो है ये युद्ध पर जा रही है, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार मतलब हजारा सिंह की चिट्ठी भी मिली कि मैं और बोधा भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा और जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है। ये सूबेदार कहते हैं कि लहना सिंह, ये सूबेदारनी जो है, उनकी जो पत्नी है, वो तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? लहना सिंह कहते हैं कि सूबेदारनी मुझे जानती है, और कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। ये सब सारी बातें उनको याद आ रही है जब वो लेटे हुए हैं और मौत की, मृत्यु के बिल्कुल करीब हैं, तो उनको ये सब सारी बातें याद आ रही है। ओके, तो सूबेदार हजारा सिंह के कहने पर लहना सिंह दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी, आवाज़ सुनी, और उसके बाद लहना सिंह चुप। तो अंदर से जो सूबेदारनी आई, उन्होंने कहा कि मुझे पहचाना? तो लहना सिंह ने कहा कि नहीं। तो लड़की ने कहा कि वही सूबेदारनी कि तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू। ये कहकर अमृतसर में, रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में, इतना कहकर वो जो सूबेदारनी है लहना सिंह को याद दिला रहे हैं। ये भावों की टकराहट से उनकी मूर्छा खुली। जो बेहोश टाइप के हो गए थे तो थोड़ा थोड़ा ठीक हुए और करवट बदली। पसली का घाव बह निकला। तो फिर कहते हैं, वजीरा पानी पिला। उसने कहा था, वजीरा पानी पिला, और उसके मुंह से निकलता है कि उसने कहा था। अब क्या कहा था, यहाँ पर आप स्पष्ट समझ जाएंगे। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए,
सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की एक घंगरियाँ पलटन क्यों न बना दी। सरकार ने हम औरतों की भी मतलब महिलाओं की भी एक घंगरियाँ, एक ग्रुप क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। तो एक बेटा है, सूबेदारनी कहती है कि एक बेटा है, फ़ौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया, सबकी मृत्यु हो गई। तो अभी जो है 1 ही बेटा है, और कौन है उसका नाम, तो बोधा सिंह। सूबेदारनी रोने लगी, इतना कहकर सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग तुम्हें याद है। एक दिन तांगे वाला का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास, सूबेदारनी कहती हैं कि मेरे भाग तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाला का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे, मतलब खुद जो है घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, मतलब सूबेदार हजारा सिंह को और बोधा सिंह को, दोनों को बचाना। यह मेरी भिक्षा है, यह मेरी भीख है। सूबेदारनी कहती है कि यह मेरी भीख है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोते रोते सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला। फिर कहते हैं लहना सिंह कि वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। ओके, अब आगे देखिए। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह जो है ये बैठा हुआ है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। ये वजीरा सिंह जो है लहना सिंह का सर अपने गोद में रखे हुआ है। सिंह बैठा है, लहना सिंह का सर अपने गोद में लेकर के बैठा हुआ है वजीरा सिंह, और जब जब वो पानी मांगता है तब पानी पिला देता है। ओके, आगे आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? किरत सिंह। ठीक है, तो आधे घंटे तक लहना चुप रहा और फिर बोला, कौन? किरत सिंह। और लेकिन है तो वहाँ पर वजीरा सिंह, लेकिन ये कह रहे हैं कि कौन? किरत सिंह। तो वजीरा ने कुछ समझकर कहा कि हाँ। क्या समझकर कहा? कि इन्होंने पहले ही कहा था कि अपने किरत सिंह की गोद में मेरा सर होगा, तो ये सब बात उनको याद है, इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ भैया मुझे और ऊंचा कर ले। तो लहना सिंह कहते हैं कि भैया मुझे और ऊंचा कर ले, मतलब मेरे सर को थोड़ा सा और ऊपर कर ले, अपने जांग पर, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। तो कहते हैं कि हाँ अब ठीक है। लहना सिंह कहते हैं कि हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। लहना सिंह कहते हैं कि चाचा और भतीजा, तो यहाँ से आपको मालूम चलता है किरत सिंह ये लहना सिंह के रिश्ते में भाई होते हैं। कोई भी प्रकार का भाई हो, चचेरा हो या फिर और भी हो, तो भाई होंगे। तभी तो लहना सिंह यहाँ पर कहा कि ये अब हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टपक टपक रहे थे, टप टप टपक रहे थे। वजीरा सिंह के आंसू टपक रहे थे, उन्हें आभास हो गया था कि अब जो है ये बिल्कुल मृत्यु के करीब है। क्या दृश्य रहा होगा उस वक्त का। अब आगे देखिए कि कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा। कुछ दिन पहले पीछे यानी कि लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम में की लड़ाई में 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। यहाँ पर अखबार में न्यूज़ आया कि फ्रांस और बेल्जियम इनमें जो युद्ध हुआ था, तो फ्रांस और बेल्जियम के बीच जो युद्ध हुई है उनमें 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा कौन? तो नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। इस कहानी का अंत इसी जगह होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छे ढंग से समझ में आया होगा।
जिस तरह मैंने इस कहानी को व्याख्या के साथ समझाया है, अगर आपने वीडियो को सही से देखा होगा और मेरी बातों को सही से सुना होगा तो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी का एक-एक पॉइंट, एक-एक लाइन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार समझने में दिक्कत होती है तो आप इसे दोबारा देख करके समझ लीजिए, क्योंकि ये कहानी है, अगर आप इसे 1-2 बार देखेंगे तो ये और भी आपका कंठस्थ मजबूत हो जाएगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर से, इस अध्याय से जितने सारे प्रश्न पूछे जाएंगे तो इस कहानी को पढ़ने के बाद, देखने के बाद, इस तरह समझने के बाद आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। किसी भी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिए जाए तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। और एक बात बताइएगा कि ये वीडियो और ये कहानी आपको कैसी लगी। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।